आज बात आपकी साइंस और केमिस्ट्री के चैप्टर तीसरे की करेंगे, जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे ही आप लोग अपनी केमिस्ट्री के सिलेबस को उठा के देखते हो तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर में इसका नाम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मेटल एंड नॉन मेटल होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये आता है। इससे पहले हम लोगों ने अपनी सीरीज में 2025 एग्जामिनेशन के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और सेकंड चैप्टर आपका एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट को वन शॉट वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट किया था। आज आपके तीसरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या कुछ आपको पढ़ना है। हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर में घुसने से पहले उस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, उस चैप्टर का कंटेंट हमें पता होना चाहिए। देखो, चैप्टर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक बात आप लोग समझ लो, टॉपिक आपके 5 ही हैं। इन 5 टॉपिक में आपका कंटेंट इतना डाल दिया गया है कि जिसको आपको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों मैं इस चैप्टर को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट चैप्टर बोल रहा हूं, उसका रीजन ये है कि यहां से एक्सेप्शन केस आपको देखने को मिलते हैं जिनकी लॉजिकल ट्रिक्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो, जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर का ही नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो पहला जो आपका आर्टिकल रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो इसी से रिलेटेड रहेगा, जहां पे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, सेकंड हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, तो केमिस्ट्री आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल की तमाम जितनी भी रिएक्शन आपके सिलेबस में डाली गई हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी मेटल है उनको कैसे निकाला जाता है, ये मेटल सारी प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, अब ये आती कैसे है, मतलब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ये आपका चौथा चैप्टर जो है टॉपिक रहेगा। पांचवें में ये जो मेटल है खराब क्यों होती है, जैसे किसी को जंग लग जाता है, किसी के ऊपर अलग अलग येलो कलर की या फिर ग्रीन कलर की प्लेटिंग हो जाती है, परत जम जाती है, जिसको आप लोग बोलते हो कोरोजन इज प्रिवेंशन, यानी कि कोरोजन क्या होता है और उससे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। ये 5 टॉपिक है, यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रहेगी आपकी, ये मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड रहेगी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वैसे हम लोग नहीं कह सकते कि ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है या फिर ये पर्टिकुलर एलिमेंट नॉन मेटल है। कुछ बाहर की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ अंदर की, यानी कि इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और बाहर से दिखने वाली को आप लोग बोल सकते हो भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। उनके बेसिस पे आप लोग कह सकते हो मेटल है या नॉन मेटल है। अब जैसे मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा ये समझना है। मेटल्स की मैं बात करूंगा पहले और नॉन मेटल की, दोनों की बात करूंगा। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है आपका लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। आप लोग इसको बेहद आसानी से समझ सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, आपका चमक। और लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है लस्टर क्या होती है, आपकी एक प्रॉपर्टी। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मटेरियल साइन करते हैं आपके, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, लस्टर बोलते हो। अब आप लोगों ने मेटल को भी देखा, नॉन मेटल को भी देखा, तो आप लोग देखोगे कि मेटल साइन करते हैं लेकिन नॉन मेटल साइन नहीं करते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक शाइनिंग आपको दिखती है, ठीक है, लेकिन आप लोग कोयले को देखो, क्या कोयले के ऊपर आप लोग आपको शाइनिंग दिखती है, नहीं दिखती। इसका मतलब कोयला नॉन मेटल है और आपका एल्यूमिनियम मेटल है। तो जो मेटल्स है वो लस्सीरियस होते हैं, उनके पास लस्टर होती है, उनके पास चमक होती है, लेकिन नॉन मेटल आर नॉन लस्टर, यानी कि इनके पास चमक नहीं होती है। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी लस्टर के बारे में। सेकंड अगर प्रॉपर्टीज की बच्चों बात करूं तो वो होता है आपका मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब जितनी भी मेटल्स है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द थिन शीट्स, उनकी सीट बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। तो ये प्रॉपर्टी जो मटेरियल होल्ड करता है उसको बोलते हैं आप लोग मैलिएबल मेटल या फिर मैलिएबल मटेरियल, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन बीटन इनटू द थिन शीट, उनको पीटा जा सकता है किसमें, थिन शीट में, या फिर कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, थिन शीट में। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स, मैलिएबिलिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कॉपर है, कॉपर की सीट आप लोगों ने देखोगी, लेकिन कोयले की कोई सीट नहीं दिखती है। मैं कॉमन एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं, नॉट मैलिएबल होते हैं। क्लियर, ये सबसे आसान चीज है और आपको समझनी बेहद जरूरी है।
कि मैलिएबिलिटी का मतलब जिसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को किया जा सकता है, नॉन मेटल को नहीं किया जा सकता है। और दो एलिमेंट ऐसे हैं जो मोस्ट मैलिएबल है, इनकी सबसे ज्यादा जो मैलिएबल मेटल्स है वो कौन से, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। पहला है आपका गोल्ड जिसका सिंबल होता है आपका Au, एंड सेकंड होता है आपका सिल्वर। ये मोस्ट मैलिएबल मेटल्स है। क्लियर, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये क्या है आपका मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, क्या है, गोल्ड और सिल्वर। इनकी जो आपकी सीटें हैं बहुत बारीक सीटें बन सकती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब मेटल के केस में एक और थर्ड प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, चादर बना ली हमने, अब उनकी वायर बनाएंगे तो वायर की फॉर्म में जिन मटेरियल को कन्वर्ट किया जा सकता है ना, तो उन मटेरियल को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं, यानी कि जिनको आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी मेटल को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डक्टिलिटी। क्लियर, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल आपके पास मेटल की वायर है और एग्जांपल आपके पास सल्फर पाउडर है। अब सल्फर पाउडर क्या है आपका, नॉन मेटल। आप सभी को पता है कि बताने की जरूरत नहीं है, सल्फर पाउडर क्या आपका नॉन मेटल। क्लियर, तो यहाँ पे क्या इस पाउडर को कन्वर्ट किया जा सकता है वायर में, नो, यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन आप इस जो मेटल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होती है, नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होती है, मतलब इनको आप लोग वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं मोटा मोटा इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। क्लियर, और यहाँ पे जो सबसे डक्टाइल मेटल है वो है आपका गोल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया मैलिएबिलिटी के केस में बताया, वैसे ही डक्टाइल जो सबसे डक्टाइल जो आपका मेटल है वो कौन सा, आपका गोल्ड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीन प्रॉपर्टी पे हमने बात की, लस्टर के ऊपर हमने बात की, मैलिएबिलिटी के ऊपर हमने बात की और डक्टाइल के ऊपर हमने बात की। तीनों प्रॉपर्टी आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या कह रही है कि नॉन मेटल होल्ड नहीं करते, प्रॉपर्टी मेटल्स होल्ड करते हैं। अब आगे जो है ना आपका हीट कंडक्टिविटी, मतलब हीट आपकी ट्रांसफर होती है मेटल से, नॉन मेटल से नहीं होती। हीट कंडक्टिविटी का मतलब जो मटेरियल अपने अंदर से वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हीट को ट्रांसफर करते, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, हीट कंडक्टिविटी। तो आप लोग देखोगे कि जैसे कोई भी मेटल का रोड है, क्लियर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका मेटल का रोड है। ठीक है, जो ये मेटल का रोड है या फिर आरओडी, ठीक है, ये मेटल का क्या है आपका रोड है। इस रोड को ध्यान से देखो, अगर एक टर्मिनल को मैं गर्म करूं तो एग्जैक्टली आप लोग क्या देख पाओगे, आप लोग देख पाओगे कि जो हीट है आपका एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ट्रांसफर होती है। धीरे धीरे ये आपका गर्म होता जाएगा, कंप्लीट गर्म होएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये वाला कॉर्नर भी इसका हीट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका हीट का फ्लो हो रहा है। क्लियर, आप लोग क्या कह सकते हो, हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। यानी कि फ्लो का मतलब क्या होती है, हीट क्या कर रही है आपकी, कंडक्ट कर रही है। क्लियर, तो आई होप कि ये बात आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगी कि जो आपके मेटल्स है ना वो हीट के कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हीट के इंसुलेटर होते हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हीट की बात नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की भी बात है, हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अब दो पॉइंट्स के बारे में आप लोगों ने बात किया होगा, एक होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों बिंदुओं पे भी हम लोग बात करेंगे, मेटल्स के केस में और नॉन मेटल्स के केस में। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, अब ये ध्यान से देखो, जिस टेम्परेचर के ऊपर, जिस पॉइंट पे आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो। अब मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या ध्यान रखना है आपको, देखो हीट, अगर आप आयरन को हीट करो और आप सल्फर को हीट करो, ठीक है, तो अब आप लोग क्या देखोगे, आप लोग देखोगे कि मेटल्स आर हाईली मेलिएबल। ठीक है, इनको मेल्ट किया जा सकता है। ठीक है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्लियर है, यानी कि इनको अगर आपको पिघलाना है, मेल्ट करना है तो एक हाई टेम्परेचर देना पड़ता है मेटल्स को, हाई टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका। क्लियर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप लोग नॉन मेटल की बात करते हो तो नॉन मेटल के केस में कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बात आपको ध्यान में रखना। क्लियर, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की मैंने बात की, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, नॉट गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का मैंने एक साथ बता दिया था। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनके बीच पे आप लोग डिफरेंस बना सकते हो मेटल्स के बीच में और नॉन मेटल्स के बीच में। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी आती है, इसको बोलते हैं आप लोग सोनरिटी। सोनरिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड। ध्यान से समझो, क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड, ठीक है। व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड ऑब्जेक्ट, जब हम इनको किसके साथ स्ट्रक करते हैं, एक हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। सोनरिटी का मतलब जनरली इन मटेरियल को अगर हम लोग किसी भी हार्ड चीज के साथ टच करते हैं, पीटते हैं उससे या फिर प्रेस करते हैं, तो ये आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सोनरिटी। अब मेटल्स बेल है, अब बेल मेटल की बनाई जाती है क्योंकि वो आपके क्या है, सोनरिटी होती है। लेकिन आप कोयले के साथ ऐसा करना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि कोयला क्या है, नॉन मेटल। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो मेटल्स आर सोनरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। क्लियर, यानी कि नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं लेकिन मेटल क्या करती है, आपका साउंड प्रोड्यूस करती है। उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, मेटल का फिजिकल स्टेट कैसा होता है और नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। देखो ध्यान से, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। कितने मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होती है आपकी, सॉलिड होती है। किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि आप मेटल को देखोगे, जैसे मेटल का बना हुआ, ठीक है, स्टैंड ये किसका बना हुआ, मेटल का। अब ये सॉलिड है, लेकिन आप लोग देखोगे नॉन मेटल्स जनरली आपकी सॉलिड नहीं होती है। लेकिन 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 एक एक्सेप्शन होता है आपका मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। आपके सामने इसका फोटो आपको दिख रहा होगा, ये मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी आपका अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हो तो पूछा जाएगा आपसे, रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है, मरकरी है। और मरकरी है क्योंकि ये आपका मेटल है। क्लियर, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, आपका लिक्विड होता है। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, लेकिन 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 गैलियम और सीजियम का बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये आपका गैलियम है और ये आपका सीजियम है, इन दोनों का आपका लो मेल्टिंग पॉइंट है। इस बात को समझना है आपको कि ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसेरेशन एंड रीजन क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कौन कौन से हैं वो आपके, पहला गैलियम और दूसरा क्या है, सीजियम। एक इंपॉर्टेंट बात और, नॉन मेटल कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो है आपका डायमंड, हीरा। हीरा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। नॉन मेटल है फिर भी हाई होता है। अब आगे बात करते हैं लक्ष्य, चमक की हमने बात की। मेटल्स के अंदर चमक होती है, नॉन मेटल्स के अंदर चमक नहीं होती है। लेकिन 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 ऐसे नॉन मेटल भी है जिनके अंदर चमक होती है, वो नॉन मेटल है आपका आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लश्यर होती है, चमक होती है, ये भी आपका एक्सेप्शन है। आगे हमने बात की कंडक्टिविटी, हमने देखा मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट जो इंसुलेटर होते हैं आपके नॉन मेटल्स। लेकिन ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, 4th चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। ग्रेफाइट आपका कंडक्टर होता है, ये भी आपका एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल कौन सा कंडक्टर होता है, किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन है ना, यहां से आपका एसेरेशन एंड रीजन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो आप लोग इसको बेहद जरूरी तरीके से समझो। क्लियर, तो ये एक्सेप्शन था। हार्ड एंड डेंसिटी आप सभी ने पढ़ा होगा, आपके जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आप लोग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में 3 ऐसे एग्जांपल है जिनकी एक्सेप्शन है। ये सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ऐसे मेटल जो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं जनरली, आप इन तीनों का एग्जांपल दे सकते हो। जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, वैसे तो जनरली हाई देखने को मिलता है, लेकिन इन तीनों को क्या है, बहुत कम है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप सभी ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा। प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हमने एक्सेप्शन को भी पढ़ा, ताकि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन छूटे ना। उम्मीद करता हूं ये पहला जो टॉपिक था आपका किससे रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो आपको क्लियर हो गया होगा, जहां पे हमने सारे एक्सेप्शन को पढ़े और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया कि एग्जैक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो होती क्या है, मेटल के केस में क्या होती है, नॉन मेटल के केस में क्या होती है। तो ये वाला जो आपका टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टी वाला, वो क्लियर हो गया है। अब बात आपके सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जिसको बोलते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में कैसे मेटल्स बाहर से दिखाई देते हैं, इन्हीं सभी तमाम बातों के बारे में, एक्सटर्नल चीजों के बारे में बात किया।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर किसके साथ रिएक्ट कराए तो क्या कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वाला जो इस सेक्शन है आपके इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है। देखो समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या करना है, मेटल को रिएक्ट कराना, पहले बर्न करना है एयर में। ये पहला आपका टॉपिक है। मेटल की रिएक्शन हमें वाटर के साथ देखनी है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखनी है, और मेटल की रिएक्शन हमें देखनी है सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ये 5 या 4 टॉपिक हैं जिनको हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन द मेटल बर्न इनटू द एयर। एयर में होता है आपका ऑक्सीजन, बहुत सारी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब देखिए कैसे। जनरली मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल है वो आपका एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड बना लेती है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो, इस तमाम मेटल्स है, अब कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से किसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मैंने पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में, आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो सभी एसिडिक होते हैं। ठीक है, आपके क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपका कॉमन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग मेटल्स के केस में ये सारी रिएक्शन आपको प्रॉपर एज इट इज बनानी है। बर्निंग ऑफ सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सोडियम को अगर आप लोग बर्न करते हो, देखो पानी में डालोगे तो गड़बड़ करेगा, सोडियम को बर्न करोगे तो गड़बड़ करेगा। ये आपका सोडियम है, क्लियर। अगर मैंने इसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा Na2O, जिसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, जब भी सोडियम की मेटल उसको एक तरीके से हमने हीट किया, बर्न किया, तो उसने क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद द एयर, मतलब ये बहुत बुरे तरीके से एयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और वहां पे आग लग जाती है, फायर हो जाती है। ठीक है, ये मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, विग्रसली रिएक्ट करते हैं। क्या रिएक्शन होगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर, इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं, इम्ब्रेस्ड करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में, ताकि ये एयर से बचे रहे। वो एयर से बचे रहेंगे तो मेटल के जो एयर के साथ है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और मेटल ऐसी चीज बचे रहेंगे। क्लियर, तो ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि क्यों आप सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में एक तरीके से प्रिवेंट करके रखते हो। तो वहां पे आप लोग क्या लिखोगे, जैसे हम इनको खुला छोड़ते तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं और बहुत ज्यादा विग्रसली ये क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है ये आपका क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और बाद में क्या प्रोड्यूस करता है, एल्कलीज प्रोड्यूस करता है। कैसे, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड बना, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, डिसॉल्व हो गया एक तरीके से। क्या हो गया, ये आपका डिसॉल्व हो गया। ठीक है, किसके साथ, ये समझ में आया होगा आई होप कि आपको कि क्या हुआ, ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग पोटेशियम ऑक्साइड की बात करो, वाटर के साथ रिएक्ट करो तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, आपके एल्कलीज है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे क्या है, एल्कलीज है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये आपको ध्यान में रखना है। जो मेटल ऑक्साइड है वो इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन आपका सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सोडियम और दूसरा क्या है, पोटेशियम। क्लियर है, इन दोनों के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, आपके सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में। अब यहाँ पे देखो ऑक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कली मेटल्स ले लो चाहे एल्कली अर्थ मेटल्स ले लो, यानी कि आपका जो ग्रुप नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल में वो, और जो आपका ग्रुप नंबर 2 है वो, इन दोनों के जो भी मेटल्स होंगे ना वो क्या होंगे, आपके वाटर में सोल्यूबल होंगे। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को भी आप आग लगा के देख सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल आपके घर पे आती है, इसको बर्न करके देखो। जैसे एल्यूमिनियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर, नीचे जो गिरता है वो क्या होता है, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एंड जिंक फॉर्म थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ देयर सरफेस। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसको मैंने बर्न किया तो इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है इसकी एक लेयर बन जाती है, इसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, क्या हो जाती है, इसकी एक लेयर जमा हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर क्या हो जाती है, चढ़ जाती है, जब भी हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, बर्न करने की कोशिश करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, इसका नेचर कैसा होता है, क्या ये एसिडिक होता है, क्लियर, या फिर ये बेसिक होता है? एक बात मैं आपको बता दूं, जर्नली जो इनके ऑक्साइड का नेचर है, ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा, लेकिन ऐसे भी मटेरियल होते हैं, ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उनको बोलते हैं आप लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोज ऑक्साइड्स व्हिच आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन द नेचर। और ऐसे ही एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है नेचर में। कैसे? ध्यान से देखो, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूं, जहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनता है, और इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूं, जहां पे सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनता है। यानी कि ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम की बात की, एल्कली मेटल्स की बात की, सोडियम पोटेशियम की बात की, तो अब कैसे कॉपर को कैसे बोल सकते हैं? वन ऑफ द इंपोर्टेंट मेटल है। अब कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो बच्चों आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, जहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होता है। ये आपके काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है। क्या बताया मैंने? कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर डज नॉट बर्न इन द एयर विद द फ्लेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉपर को आप फ्लेम से नहीं जला सकते हो। क्यों नहीं जला सकते? उसका रीजन आगे समझेंगे, ठीक है? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? कॉपर ऑक्साइड बना देता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, बर्निंग ऑफ कॉपर, ठीक है? कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। हॉट कॉपर मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक करीब करीब ब्लैक कलर की मेटल के ऊपर, इसके ऊपर जो मेटल के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है, ठीक है? वो कोटिंग किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की, जिसकी वजह से जलता नहीं है, डायरेक्ट नहीं जलता। इसको हटा के अगर आप लोग पिघलाने की कोशिश करोगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ये किसके बारे में था? कॉपर के बारे में था। इसके ऊपर जब, और ये इंसुलेशन का काम भी करता है। ये जो इसके ऊपर लगाया जाता है, सॉल्यूशन बोल दो, लेयर बोल दो, ये किसका काम करती है? आपका इंसुलेशन का काम करती है। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये तो बहुत सॉलिड मेटल्स की बात हुई। गोल्ड, सोने को कैसे बोल सकते हैं? अब ध्यान से देखो, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। अभी तक हमने देखा कि इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, लेकिन ना तो आपका गोल्ड और ना ही आपका सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं? हाँ, खास बात क्या, किसी भी टेम्परेचर को ले लो, आप कितना ही गर्म कर लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना गोल्ड रिएक्ट करेगा ना सिल्वर रिएक्ट करेगा। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना। हमने देखा कॉपर का केस देखा, एल्यूमिनियम का केस देखा, सोडियम पोटेशियम का केस देखा, और हमने गोल्ड का केस देखा। उस हमने पढ़ा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। क्लियर? ये आपका पहला टॉपिक था कि आप मेटल को बर्न करते हो तो क्या कुछ होता है। अब बात करते हैं मेटल को अगर एसिड के वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है? मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे भी सेम बात है, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, और मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर में अगर मिक्स कर दे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्या बताया? अगर आप लोगों ने मेटल को पानी में डाला, ठीक है, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कराया, अगर आपने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इन्होंने क्या बना लिया? यहाँ पे बना लिया आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस में क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इस मेटल ऑक्साइड को आप फिर से पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ध्यान से, सोडियम एंड पोटेशियम की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये किसके साथ रिएक्ट होगी? हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक तरीके से ब्लास्ट। यानी कि जैसे ही हम लोग सोडियम को या पोटेशियम को, किसी को भी बात कर लीजिए आप लोग, सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालते हैं ना तो आग पकड़ लेता है, एक धमाका होता है। इसकी एक मैंने प्रैक्टिकल भी बनाई हुई है, डेफिनेटली आई विल अपलोड, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो जो सोडियम क्यों आपका आग प्रोड्यूस करता है, क्यों ब्लास्ट होता है वाटर के साथ, तो ध्यान से समझो। सोडियम को वाटर में डाला तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस, और प्लस में क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी आपकी हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है, और हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होने के साथ होता है आपका धमाका। दैट्स व्हाई वाटर में आप लोग कभी भी सोडियम और पोटेशियम को नहीं डालते हो, और इसको स्टोर करके रखना पड़ता है हमें केरोसिन ऑयल में। ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जो आपकी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बहुत विग्रसली क्या करता
जाता है, उसके साथ रिएक्शन करके जलता है, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सोडियम और पोटेशियम की, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब कैल्शियम की बात करते हैं। देखो कैल्शियम को अगर आप लोग वाटर में डाल दो, चूना पत्थर आप लोग वाटर में डाल दो, कैल्शियम का ही एक सब्सटेंस होता है, लेकिन मैं सिर्फ कैल्शियम की बात करूंगा। कैल्शियम को अगर आप लोगों ने वाटर में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और एनर्जी सेम एक्सोथर्मिक होता है, जिसलिए हम जो पहले कली बहते थे पानी में वो एक्सोथर्मिक होती थी, बस वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती थी। यहाँ पे देखोगे एनर्जी किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ। वही सिचुएशन जो सोडियम और पोटेशियम के केस में थी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दे रिएक्ट ऑफ द कैल्शियम विद वाटर लेस वॉयलेंटली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कम होने की वजह से इतनी वॉयलेंस नहीं होती है। जितना वॉयलेंटली, जितना विग्रसली आपका सोडियम और पोटेशियम आपका रिएक्ट करता है, उतना वॉयलेंटली आपका कौन रिएक्ट नहीं करता, कैल्शियम। ये बात कैल्शियम की हुई है। मेटल्स की बात कर रहे हैं तो सारे मुद्दे जानने बेहद जरूरी है। अब आगे चलें तो मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। पहली बात आपको समझना, क्या मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा सकता? नहीं। मैग्नीशियम को केवल और केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा सकता है। मैग्नीशियम को अगर आपने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। यानी कि मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है ना, तो ठंडे पानी से काम नहीं चलेगा, आपको पानी को पहले गर्म करना पड़ेगा, हॉट करना पड़ेगा, अगर आपको जो ये रिजल्ट है वो चाहिए। क्लियर? यहाँ पे हमने देखो सारी बातें की हैं। हमने क्या क्या बातें की हैं? एयर के बाद हमने देखा कि मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऐसा ही केस हमने सोडियम का देखा, पोटेशियम का देखा, कैल्शियम का देखा और मैग्नीशियम का देखा। अब दो इंपॉर्टेंट मेटल जिनके बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आयरन और एल्यूमिनियम, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। ऐसे मेटल का नाम बताइए जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ। तो आप एग्जांपल क्या दोगे? आयरन और एल्यूमिनियम का एग्जांपल दोगे। देखो आयरन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर आपने एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ, अब यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? स्टीम के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। डज नॉट रिएक्ट आइदर ओल्ड वाटर और कोल्ड वाटर, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये करते हैं आपका स्टीम के साथ, और स्टीम बेसिकली वाटर ही होता है, लेकिन जनरली हम 4 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल को क्या बोल देते हैं हम लोग? फॉर्मूला वही रहेगा, वाटर का क्या रहेगा? वही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। इससे पहले हमने देखा मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बाकी सबकी रिएक्शन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। ये बात काफी आपको इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना, ठीक है। व्हाट हैपन द मेटल रिएक्ट विद द वाटर, ये हमने बात किया, ठीक है। कॉपर का देखा, गोल्ड का देखा, लेड का देखा और सिल्वर का देखा। ये 4 एग्जांपल ध्यान से समझो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ठीक है। ये चारों एग्जांपल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसे मेटल भी है, कोई हॉट के साथ नहीं करता, कोई कोल्ड के साथ नहीं करता, कोई दोनों के साथ ही नहीं करता। ये किसी के साथ नहीं करता, ना कॉपर करता है, ना गोल्ड करता है, ना लेड करता है, ना सिल्वर करता है, ठीक है। ये रिएक्शन की बात थी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब बात करते हैं मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जैसे मेटल एसिड, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल आप लोग देखो ध्यान से, मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उससे कम रिएक्ट एल्यूमिनियम करता है, सॉरी एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम जिंक, और जिंक से कम क्या करता है? कॉपर रिएक्ट करता है। इसका मतलब आप लोग ये आपका ऑर्डर समझ सकते हो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर क्या होता है आपका जिंक। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? मैग्नीशियम। कौन फास्ट रिएक्शन करता है एसिड के साथ? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर कौन करता है? जिंक, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बुनियादी सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डू ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद द मेटल, क्या सारे ही जितने भी एसिड हमने बताया ना, मेटल की रिएक्शन अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस, सॉरी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो हाइड्रोजन गैस बनती है, क्या सारे ऐसे करते? नहीं, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, जिसका नाम है आपका बेसिकली नाइट्रिक एसिड। HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन गैस इज जनरली नॉट इन्वॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। अब कुछ मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जिस केस में आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। ये बात आपको रीजन समझ लो, क्योंकि HNO3 है, ये रिड्यूस होकर या तो N2O में बन जाएगा, या NO में बन जाएगा, या NO2 में बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक ये फॉर्मूला चलता है, हाइड्रोजन का कोई मुद्दा ही नहीं रहता। ऐसे H2 है, जो H2 रहती है वो किसमें ऑक्सीडाइज होकर किसमें चली जाती है? वाटर में बन जाती है, ठीक है। तो गैस बनने का चांस नहीं है। जो भी एसिड्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना,
वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि HNO3 रिड्यूस होता है H2O, NO या NO2 में किसी में भी हो सकता है, और यहाँ पे जो आपका H2 है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जानकारी है ना आपको जरूर ध्यान में रखनी है। मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और Mn का मतलब होता है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन गैस सिर्फ दो ही है आपका, एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका मैग्नीज है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपके डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन आप लोग समझ सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला आप लोग इसको समझ सकते हो। बेहद खास किस्म के ये दोनों मेटल्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गोल्ड हो गया और प्लेटिनियम हो गया, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करते। कौन कौन, गोल्ड और प्लेटिनियम। सिल्वर भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड और आपका क्या, प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये मैंने बताया। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कैसे, तो इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए बनाया जाता है एक्वारीजिया। यस, क्या बनाया जाता है, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया आपका सॉल्यूशन होता है दो चीजों का, ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसको मिक्स किया है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, ठीक है, रेशियो आपको रखना है 3:1, मतलब 3 कंसंट्रिक एसिड और 1 कितना रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 3 कितना, सॉरी 1 कितना रखना है नाइट्रिक एसिड। तो कंसंट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड विद द रेशियो ऑफ 3:1, ये क्या कहलाता है आपका, एक्वारीजिया। ठीक है, और ये क्या करता है, इन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए जो सुनार है वो मेटल को चेक करने के लिए, देखने के लिए सॉल्यूशन रखता है, वो एक्वारीजिया का सॉल्यूशन होता है, वो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको, ये तमाम बातें आपकी एसिड तक आपको समझ में आ गई होंगी कि जो मैंने बताया कि सर ने एग्जैक्टली क्या कुछ क्लियर करने का कोशिश किया है। अब लास्ट इसमें हम चलते हैं, ये एक जरूरी बात है, मेटल रिएक्ट विद द, कैसे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन एंड कॉपर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, फिर कौन है, आयरन है, रिएक्टिविटी के केस में फिर कौन है, कॉपर। खास बात, अभी ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो, आयरन को अगर जैसे एक कील ली और आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, किसका सॉल्यूशन है, ये है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये जो कील डाली हुई है किसकी है, आयरन की है। तो जैसे आप डालोगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पे आयरन किसकी जगह आ गया, कॉपर, कॉपर बाहर आ गया, कॉपर बाहर आ गया, और ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, इसलिए इसका कलर क्या हो गया, चेंज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस करती है उसकी पोजीशन से, तो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही आपकी एक्टिविटी में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बात समझी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो कैसे पता चले कौन सी हाईली रिएक्टिव है और एक लेस रिएक्टिव है, तो उसको हमने बनाया एक रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज आपका रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल को एक्सप्लेन करता है। रिलेटिव का मतलब तुलना, कौन सी किसके साथ ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। तो रिलेटिव, अगर आप लोग रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एक सीरीज में देखते हो तो उसको क्या बोलते हो, रिएक्टिव मेटल। 100% श्योर क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग इस चैप्टर से। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो, 100% श्योर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में यहां से देखने को मिलेगा। क्लियर, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज में असल में क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, सबसे ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव, फिर रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज, और नीचे आगे ना वो कौन है, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नीचे आपकी जो रिएक्टिविटी वो डिक्रीज होती जाती है। ये जो सीरीज है क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज। याद होनी चाहिए, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन मैंने कराई है क्या, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सभी मेटल की। ठीक है, अभी हमने किया रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल की। ध्यान से समझो, Why do element react with each other? ये एलिमेंट रिएक्ट क्यों करते हैं? देखो, रिएक्ट करने का एक बेसिक सा रीजन अगर सिंपल शब्द में मैं आपको समझाना चाहूं तो इसका मतलब होता है सिंपल, जिसको आप लोग बोलते हो स्टेबिलिटी। हर आदमी की स्टेबिलिटी चाहता है, लग्जरीनेस चाहता है। ठीक है, ऐसे जितने भी मेटल्स हैं, आपके जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, अभी के हिसाब से 118 एलिमेंट है। ठीक है, ये 118 के 18 एलिमेंट आपका स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी इनका जो आखिरी सेल है ना, जिसको बोलते हैं आप लोग आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट जो सेल है
जो आपका आउटर मोस्ट क्या है, सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिनको आप लोग वैलेंस सेल बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, वैलेंस सेल, ठीक है, वहां से पूरे हो गए। मतलब जैसे आप लोग पैसा कमाते हो, वहां से लग्जरी खरीदते हो ना, अपनी जो डेली एक्टिविटी है उनकी पूर्ति करते हो, ऐसे ये क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में अपने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे। समझते हैं कैसे, देखो reactivity of element can be explained as a tendency to attend a complete filled valence cell। इनको क्या करना है, complete filled valence cell करना है। जैसे इसमें है आपका पहला सेल ये है और दूसरा सेल ये है, तो इसको आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो पहले सेल में कितना आ गया, 2। जैसे आपका नियोन है, नियोन का कितना, तो 10, तो पहले में 2, दूसरे में कितना चला गया, 8। ऐसे ही कितना हो गया, 2 8 8, फिर 2 8 3, फिर आपका 2 8 8 1। ये जो आखिरी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये वाला आखिरी सेल है, ये वाला आखिरी सेल है, और ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। इनको कंप्लीटली फिल करना है। 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपका ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। आपको ध्यान में रखना, क्या पूरा करते हैं, ड्यूप्लेट। मतलब तो इनको आखिरी सेल में कितने चाहिए, 2, लेकिन इनके अलावा जो बच गए ना, वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्या करते हैं, आपका ऑक्टेट, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर, तो ये आपका जरूर ध्यान में रखना है। जैसे सोडियम है तो 11 एटॉमिक नंबर है, 2 8 और 1 आपका इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये यहाँ पे या तो इसको दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, बन गया। या फिर ये 7 ले ले, आसान काम कौन सा, देने वाला, तो आसान काम को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का है, यहाँ पे कितना है, 7 है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल, ये मैं बता चुका हूँ। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं आप लोग, वैलेंस सेल बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे देखो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, Cl नेगेटिव हो गया, और आपका सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Na पॉजिटिव होगा। जो लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उसके ऊपर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सोडियम और क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने दिया है, और जिसने लिया वो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव हो गया। सोडियम क्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ ए अपोजिटली चार्ज, मैंने बताया, और ये आयनिक कंपाउंड होता है। 2 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बनते हैं वो आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बनते हैं उनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। क्लियर, आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी कि आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलोगे, आयनिक कंपाउंड। जैसा कि हमने बताया फिजिकल नेचर में आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। जनरली आप लोग देखो अगर ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो टूट जाते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं नेचर, ही आपको थोड़ा ध्यान में रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो दोनों ही, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। किनका, आयनिक कंपाउंड का। सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कैरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टर होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की बात थी। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, कब कब बनता है, ठीक है, कैसे वैलेंस सेल वगैरह बैलेंस होते हैं। ये बेसिक बातें थी, जो तमाम बातें हम लोगों ने 9th में भी पढ़ी हैं, ये सभी वही बातें हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, जहां से आपका 100% श्योर क्वेश्चन आपका आता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, यानी कि आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये कैसे खराब होता है, कोरोजन वगैरह के बारे में बात करेंगे। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो ध्यान से, ये आपके कुछ आपके अकरेंस ऑफ मेटल है। मेटल 2 स्टेट में मिलते हैं, नेटिव मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो जो आपके नेटिव और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, इनको कैसे आप लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर नेटिव स्टेट में मिलते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम किस में मिलते हैं, आपके कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, आई होप कि क्लियर होगी यहाँ तक, सॉरी, ठीक है। ये अकरेंस ऑफ द मेटल। अब ध्यान से देखो, मिनरल्स का मतलब क्या होता है। मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट
होता है नेटिव और कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। जैसे नेचर से जो मिला जिसके अंदर मेटल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे आप लोग, मिनरल्स बोलोगे। जैसे हेमेटाइट है Fe2O3 पूछा जा सकता है, मैग्नेटाइट है Fe3O4 और आयरन पायराइट है FeS2, ठीक है। आयरन सल्फाइड बोल सकते हो आप इसको, आयरन पायराइट है, ठीक है। अब ये जो मिनरल है जैसा भी मिला कुछ भी है नेचर के अंदर जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है ना, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, मिनरल बोलोगे। अब और क्या होता है ध्यान से समझो, और का मतलब क्या होता है, और वो मिनरल होते हैं जहां से आप लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली, मतलब आपको कुछ बेनिफिट हो उससे, ठीक है, निकालने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, और, ठीक है। जैसे आपका हेमेटाइट जो है हेमेटाइट और आपका मैग्नेटाइट, ठीक है, दोनों क्या है आपके और भी हैं और मिनरल भी। ऐसे मिनरल जिनसे आप लोग कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली अगर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो उनको क्या बोलते हैं, और जो नेचुरली सब्सटेंस मिलते हैं जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं आप लोग, मिनरल बोलते हो। क्लियर, आई होप की बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मेटलर्जी का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स और से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्योर नहीं है लेकिन यहाँ पे प्योर मेटल है, तो ये जो प्रोसेस है ना इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेटलर्जी बोलते हो। मेटलर्जी में 3 स्टेजेस होते हैं, ये आपका स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 है। स्टेज नंबर 1 होता है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर, सेकंड है आपका कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड और इनटू द क्रूड मेटल, और थर्ड है आपका रिफाइनिंग ऑफ ए इम्प्योर और ए क्रूड मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हम जो भी इंप्योरिटी है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या फिर इंप्योरिटी को गैंग भी बोलते हैं। कहां से, फ्रॉम द ओर यूजिंग द वेरियस मेथड, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ द ओर, यानी कि आपको क्या करना है, इंप्योरिटीज को अलग करना है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इन द क्रूड मेटल में क्या होता है, कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड। कार्बोनेट और सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड में। ऑक्साइड आर देन रिड्यूस इनटू द मेटल, और जो ऑक्साइड है उनको रिड्यूस करके क्या निकाल लेते हैं, उनके अंदर से मेटल निकाल लेते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ इंप्योरिटी, इंप्योर और ए क्रूड मेटल, द रिड्यूस मेटल कंटेन स्मॉल इंप्योरिटी विच आर रिफाइंड, यानी कि जो रिड्यूस मेटल होता है ना उसमें भी कुछ स्मॉल इंप्योरिटी होती है जिनको फर्दर क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, 3 मेन स्टेजेस ऑफ मेटलर्जी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है प्रोसेस, इस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ द और, कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड और इनटू द क्रूड मेटल, और रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर और क्रूड मेटल, ठीक है। ये तीनों स्टेज, जब इनके बारे में थोड़ा इत्मीनान से समझते, ध्यान से देखो। कंसंट्रेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक गैंग, ठीक है। कुछ ऐसी इंप्योरिटी होती है जो मैग्नेटिक होती है, बिल्कुल आसान है, एक मैग्नेट लगा देंगे, मैग्नेटिक इंप्योरिटी मैग्नेट की तरफ चली जाएगी और बाकी बच जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं, ये आपका ऐसे एक चकला लगा हुआ है, इसमें और आप लोग यहाँ से डालते हो, ठीक है, और आपने डाला, ये घूमेगा तो यहाँ पे एक आपका मैग्नेटिक और है, एक आपका नॉन मैग्नेटिक और, सेपरेट हो जाएंगे दोनों। घूमेगा तो भाई मैग्नेट वाला मैग्नेट की तरफ खींच लेगा, नॉन मैग्नेट वाला नॉन मैग्नेट की तरफ खींच लेगा, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ग्रेविटी सेपरेशन, ये वजन के बेस पे होते हैं, कुछ हल्की चीजें होती है कुछ भारी होती हैं, तो उस केस पे आप लोग क्या कह सकते हो, डिफरेंस इन द डेंसिटीज की बात हो रही है ना, डेंसिटीज के बेस पे सेपरेट करते हो। फ्लोट फ्लोटेशन में बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वाटरलेबिलिटी ऑफ द ओर एंड द गैंग, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन और में हम 3 मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सा, आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और फ्लोट फ्लोटेशन, ठीक है, आसान है। आई होप कि आगे चलते कन्वर्जन ऑफ सेकंड स्टेज पे आगे हम लोग। सेकंड स्टेज क्या कहती है आपकी, कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड और ऑफ ए क्योर मेटल, ठीक है, किसी भी क्योर मेटल को आप लोग कंसंट्रेटेड और में कैसे कन्वर्ट, देखो ध्यान से, ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से अलग करते हैं। अच्छा, जो बीच में जो प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग यूजिंग द एजेंट लाइक ए कार्बन, उससे नीचे वाले जो है रिड्यूस बाय द हीटिंग अलोन, और लास्ट में ये तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन होता है। ध्यान से देखो, हाई मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, रिडक्शन यूजिंग द एजेंट लाइक ए कार्बन, रिडक्शन बाय द हीटिंग ऑफ एलोन। और जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है ऑटोमेटिकली नेटिव स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब ये 2 टर्म्स हैं, ये पेपर में आ सकता है आपका क्वेश्चन कि कन्वर्जन के केस में आप लोग एक रोस्टिंग यूज करते हो और एक क्या करते हो, कैल्सिनेशन। देखो रोस्टिंग आप लोग यूज करते हो सल्फाइड और के केस में, कैल्सिनेशन आप लोग यूज करते हो कार्बाइड और के, कार्बोनेट और के केस में, ठीक है।
क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, रोस्टिंग में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एब्सेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है, और आपका रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। यहाँ पे सल्फाइड और होती है, यहाँ पे कार्बोनेट और होती है, ठीक है। जैसे आप लोग ले सकते हो जिंक सल्फाइड, इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2 बन जाएगा, ठीक है। अगर कैल्सिनेशन का एग्जांपल हो जिंक, ये कार्बोनेट हो रहा है, ये सल्फाइड हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या बन जाएगा, CO2 गैस, ठीक है। ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आएगी, 100% रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये क्या है पूरा सीन। अब चलो आगे देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो लो एक्टिविटी सीरीज में उनको कैसे किया, देखो मेटल ऑफ लोअर जो लो रिएक्टिविटी है उसमें सल्फाइड और है, उसको रोस्ट कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे, मेटल बन जाएगा, उसको रिफाइन कर देंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जैसे आपका सिनाबार है, HGS इसका सिंबल होता है, और आपका चाल्कोसाइट है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड जिसको बोलते हैं, दोनों आपको जरूर याद रखने। देखो क्या करना है, मरकरिक सल्फाइड है, इसकी ऑक्सीजन के साथ किया, ये मरकरिक ऑक्साइड और SO2 बन गया, ठीक है। जो मरकरिक ऑक्साइड उसको हीट करेंगे, मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी को तो आप लोग क्या बोलते हो, रोस्टिंग बोलते हो ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया। मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट और होती हैं, जिनको कैल्सिनेशन करते हो, ठीक है, ऑक्साइड में बदलते हो, रिड्यूस करते हो, रिफाइन करते हो, ये पूरा प्रोसेस है जिसको आपको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग जिंक ब्लेंड का यूज कर सकते हो। जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हो आप लोग, जिंक ब्लेंड बोलते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हो, जिंक ब्लेंड। जैसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रोस्ट किया, ये जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया। जिंक ऑक्साइड को आप लोग जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड, आप कैल्सिनेशन भी कर सकते हो, रोस्टिंग भी कर सकते हो, फिर इसके बाद रिडक्शन करा दोगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पूरा फंडा चलता है, ठीक है। ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो टॉप पे है उनको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है मोल्टन स्टेट में, और आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ये भी आपका 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 रोड दिख रही है, एक बैटरी से कनेक्टेड, एक सोल्यूशन है। ये वाली जो रोड आपको दिख रही है ये है आपका कैथोड, जहाँ पे कैटायन रिड्यूस होते हैं। ये वाली जो रोड है ये क्या है आपकी एनोड, जहाँ पे एनायन रिड्यूस होते हैं। और ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, डिसोशिएट इनटू द आयंस, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड, ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द कार्बन, कार्बन के साथ इनको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मेटल ऑक्साइड की मोल्टन स्टेट से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप लोग क्या प्रोड्यूस करते हो, प्योर मेटल प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन में डिसोसिएट होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिया ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द कैथोड, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम बना देगा, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सोडियम प्लस में क्लोराइड, मेटल क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये बेहद आसान सी बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, एक प्योर मेटल है, एक इम्प्योर मेटल है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, एक कंडक्शन शुरू, एक का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, एक का रिडक्शन, ठीक है। यानी कि वो रिड्यूस होकर प्योर, जो इम्प्योर है वो प्योर होना स्टार्ट हो जाएगी और प्योर वाले टर्मिनल पे जाके चिपक जाएगी। ये इम्प्योर है, ये प्योर है, ये रिड्यूस होकर इस पे आना स्टार्ट हो जाएगी, जो गैंग है वो नीचे बच जाएगा। क्लियर, ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। गैंग क्या हो जाता है, नीचे डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और ये देखो जो आपकी इम्प्योर मेटल थी वो किस पे जमा होगी है, प्योर पे जाके, क्योंकि ये क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। क्लियर, ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, आई नो, थोड़ा सा याद करने का काम भी है, लेकिन आप लोग कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। अब कोरोसिव एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोसिव का मतलब सभी को पता है, कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल को कोई भी एयर, मॉइस्चर या एसिड खाते हैं या उससे अफेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोरोड बोलते हो, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, सिल्वर है, सिल्वर एक्सपोज टू एयर, एयर में जाता है तो जो एयर में सल्फर है ना, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके और एक ब्लैक कोटिंग बना देता है जिसको सिल्वर सल्फाइड बोलते हो। ऐसे ही आपका ये क्या, कॉपर है, कॉपर में जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना के ऐसी लेयर जम जाती है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग किसका ले सकते हो, आयरन का ले सकते हो। यहाँ पे एक जंग लग जाती है, आयरन के ऊपर क्या लग जाती है, जंग, ठीक है। तो कोरोइड है, ठीक है। इनको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, क्रोम प्लेटिंग करते हैं, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। और आप लोग एनोडाइजिंग करते हैं और एलोइंग करते हैं। ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, हम उस मेटल के ऊपर एक जिंक की लेयर की परत जमा देते हैं, ठीक है, जिससे बच जाता है, ठीक है। इसको क्या, जैसे स्टील है, ठीक है, स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन
मेटल फ्रॉम द रस्टिंग, इसके ऊपर थिन लेयर ऑफ जिंक लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक है। एलोइंग का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मेटल को मिला दो, मेटल नॉन मेटल को मिला दो, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है उसको क्या बोलते हो, एलॉय बोलते हो। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एलॉय में आप लोग ध्यान से देखो, प्योर आयरन सॉफ्ट होता है तो इसलिए स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए हम इसको इम्प्योर बनाते हैं। इम्प्योर में हम इसको कार्बन ऐड करते हैं 0.05%। ये भी आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताकि उसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। मेटल के जो आपका ये है, इसमें आयरन में क्या ऐड किया जाता है, कार्बन 0.05% में। ठीक है, स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ये भी ध्यान रखना। स्टील क्या होता है, आयरन और कार्बन का क्या होता है, एक एलॉय होता है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल, ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, और ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो मरकरी का जो एलॉय होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अमलगम। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कितने एलॉय होते हैं, कौन सा किस काम आता है, ये सारे फंडे आपको क्लियर हो गए होंगे एग्जैक्टली कि क्या कुछ यहाँ पे सीन है। उम्मीद करता हूं कि मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर आपको बेहद आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ करो यार। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आप सभी के लिए है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।